नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट कावेरी इंजन को लेके। आप सबको पता होगा कि कावेरी इंजन को डेवलप करने का जो प्लान बनाया गया था वो पूरी तरीके से सफल नहीं हुआ था, क्योंकि इसको डेवलप करने के बाद हमें जितना थ्रस्ट चाहिए था ये उतना थ्रस्ट को जनरेट करके नहीं दे पा रहा था। तो इसको एक फेल्ड प्रोजेक्ट कहा जाने लगा और इसमें इन्वेस्ट किए गए सभी पैसे वेस्ट करने वाली बात की गई थी। इसको लेके अभी राज्यसभा में बहस चल रहा था, जिसका जवाब देते हुए अजय भट्ट ने एम मोहम्मद अब्दुल्ला को बताया कि कावेरी इंजन को डेवलप करने के लिए जो सैंक्शन किया गया था वो 1989 में किया गया था और अभी तक इसमें लगभग 2105 करोड़ इन्वेस्ट किया गया था, जिसमें कावेरी इंजन की 9 फुल प्रोटोटाइप को बनाया गया था और इसकी 4 कोर इंजन को बनाया गया था, जो कि अभी तक लगभग 3217 घंटे की टेस्टिंग को पूरा कर चुके हैं। कुछ इंजन जिनको टेस्ट बेड में इस्तेमाल किया जा रहा था वो 73 आवर के एल्टीट्यूड ट्रायल को और लगभग 57 आवर की फ्लाइंग टेस्ट को भी कंप्लीट कर चुके थे और आगे भी इनको अलग अलग तरह के व्हीकल और टेक्नोलॉजी को वैलिडेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला है। अब हालांकि इस प्रोग्राम में हम जिस तरीके की इंजन को बनाना चाहते थे वो हम नहीं बना पाए, लेकिन इसमें ऐसे कई टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया जिसको हम आगे चल के इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि हमारे फ्यूचर प्रोग्राम में वो काम आ सकते हैं। और एमका के लिए जो नया इंजन डेवलप किया जाने वाला है उसके लिए ज़रूरी पार्ट में कावेरी इंजन के लिए डेवलप किए गए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन जो प्राइमरी रोल था, यानी कि कावेरी इंजन को तेजस में इस्तेमाल करने का प्लान किया गया था, तो उसके लिए कावेरी इंजन का जो कोर है वो तेजस के लिए सफिशिएंट थ्रस्ट को जनरेट करके नहीं दे पा रहा, जिस वजह से इसकी जो आफ्टर बर्निंग वेरिएंट को तेजस के लिए डेवलप करने का प्लान किया गया था उसे तेजस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल के लिए इसके आफ्टर बर्निंग सेक्शन को दोबारा मॉडिफाई करना शुरू किया गया है। साथ ही सेम इंजन के लिए जो टेक्नोलॉजी डेवलप किए गए थे वो फर्दर डेवलपमेंट में काम आने वाला है और फिलहाल इसकी ड्राई वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है, जो कि घातक यूसीए में इस्तेमाल होने वाला है और 2026 तक ड्राई कावेरी इंजन की पहली यूनिट को टेस्ट करने का प्लान किया गया है। अगला अपडेट Su-75 या चेकमेट फाइटर जेट को लेके है। आप सबको पता होगा रशिया की तरफ से हाल ही में अपनी Su-75 या चेकमेट फाइटर जेट को डिस्प्ले किया गया था, जो कि एक सिंगल इंजन स्टेल्थ फाइटर होने वाला है और इसको रशिया की तरफ से F-35 का काउंटर बताया जा रहा है और बस $30 मिलियन की फ्लाईवे कॉस्ट में इसको ऑफर किया जा रहा है, जो कि वर्तमान की किसी भी मॉडर्न 4.5 जनरेशन की फाइटर के मुकाबले काफ़ी कम है। साथ ही इसकी जो स्पेसिफिकेशन रशिया की तरफ से अभी तक डिस्प्ले किया गया या बताया गया है उसके मुताबिक ये एक बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर होने वाला है, यानी कि कॉस्ट के हिसाब से ये एक बेहतरीन 5th जनरेशन फाइटर होने वाला है। अभी इसको रशिया की तरफ से भारत को भी ऑफर किया जा रहा है, लेकिन जैसे कि पहले मैंने आप सभी को बताया था कि अगर इसको रशिया भारत को MMRC टेंडर में ऑफर करता है तब जाके भारत इसके बारे में सोच सकता है, वरना ये भारत की इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर असर डाल सकता है। और अगर हम हमारे किसी भी फाइटर जेट की जगह में, जैसे कि तेजस MK2 की जगह में या एमका की जगह में इसको इंडक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इससे हमारा ही नुकसान होने वाला है। लेकिन अगर इसको MMRC टेंडर में ऑफर किया गया तो ये MMRC टेंडर में अब तक ऑफर किए सभी फाइटर जेट के मुकाबले सबसे बेहतर फाइटर होने वाला है। लेकिन अभी आई कुछ रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में रशिया की तरफ से इसको ऑफिशियली भारत को ऑफर करने का प्लान किया गया, जो कि वो 2022 की एरो इंडिया शो के दौरान करने वाले हैं। लेकिन अभी रशिया की तरफ से इसको MMRC टेंडर में नहीं बल्कि सीधे तौर पर Su-75 को रशिया की तरफ से भारत को एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के अंदर ऑफर करने का प्लान किया गया है। बदले में रशिया भारत में इन जेट की लोकल प्रोडक्शन लाइन को भी सेटअप करने वाला है। अब यहाँ पर अगर भारत Su-75 को हासिल करना चाहता है तो एक अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन बदले में भारत को यहाँ पर अपनी MMRC टेंडर को कैंसिल करना पड़ सकता है, क्योंकि हम तेजस MK2 की जगह में Su-75 को इंडक्ट नहीं कर सकते या फिर एमका की जगह में भी Su-75 को इंडक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम MMRC टेंडर को यहाँ पे कैंसिल करते हैं और सेम अमाउंट में Su-75 को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करते हैं तो ये एक बेहतर चॉइस होने वाला है। साथ ही इसकी प्रोडक्शन लाइन भी भारत में सेटअप करने के लिए रशिया राजी है, तो अगर इसकी टेक्नोलॉजी भी भारत को मिल जाता है तो ये आगे चल के भारत को नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट को बनाने में काफ़ी काम आ सकता है। इसकी सीरीज प्रोडक्शन को भी 2026 से रशिया शुरू करने वाला है और अभी अगर भारत MMRC टेंडर को भी आगे बढ़ाता है तो इसके अंदर जो भी फाइटर जेट हमको मिलने वाले हैं वो भी 2026 के आसपास ही मिलने वाले हैं। तो अगर सेम टाइम लाइन के अंदर हमको 4.5 जनरेशन फाइटर के बदले
5th जनरेशन फाइटर जेट को इंडक्ट करने का मौका मिल रहा है तो ये एक अच्छा चॉइस हो सकता है। और साथ ही इसकी प्राइस भी लगभग सभी 4.5 जनरेशन फाइटर की बराबरी या उससे भी कम होने वाला है, तो एक अच्छा चॉइस होने वाला है। और अभी तो रशिया की तरफ से इसकी एक अनमैन्ड वर्जन को भी डेवलप करने की बात की गई है, जो कि एक लॉयल विंगमैन की तरह ऑपरेट किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। आज इंडियन नेवी के नए चीफ के तौर पर एडमिरल आर हरी कुमार जी को नियोजित किया गया है। आज उनको ऑफिशियली इंडियन नेवी के नए चीफ के तौर पर अपॉइंटमेंट दिया गया था। साथ ही साउथ ब्लॉक में उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया था। उनसे पहले अभी हमारे नेवी चीफ के तौर पर एडमिरल करमबीर सिंह मौजूद थे, जो कि आज अवसर लेने वाले थे। और उनकी इस 30 महीने की सर्विस को उन्होंने अपनी ज़िंदगी की सबसे चैलेंजिंग पलों में से एक कहा था, क्योंकि इस दौरान गलवान वाला हादसा हुआ था और साथ ही पूरे दुनिया भर में चाइनीज रायता फैल गया था। अब अगर हमारे नए नेवी चीफ एडमिरल आर हरी कुमार जी की बात करें तो उनका जन्म 12 अप्रैल 1962 में हुआ था और 1 जनवरी 1983 में उनको इंडियन नेवी की एग्जीक्यूटिव ब्रांच में अपॉइंट किया गया था। अभी तक वो इंडियन नेवी में लगभग 39 ईयर की सर्विस दे चुके हैं और इंडियन नेवी के कई वेसल को लीड कर चुके हैं, जैसे कि INS निशंक, INS कोरा, INS रणवीर और यहाँ तक कि इंडियन नेवी की एयरक्राफ्ट कैरियर INS विराट की कमांडिंग ऑफिसर के तौर पर वो काम कर चुके हैं। और साथ ही वो वेस्टर्न फ्लीट की फ्लीट ऑपरेशन ऑफिसर भी रह चुके हैं। अगला अपडेट ड्रोन्स को लेके। आप सबको पता होगा कि पिछले 1 सालों में भारत की तरफ से अपनी अनमैन्ड एरियल कॉम्बैट फ्लीट को बेहतर बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ताकि हम चाइना और पाकिस्तान दोनों को काउंटर कर पाए, क्योंकि चाइना के पास पहले से उनकी UAVs की फ्लीट मौजूद है और साथ ही वो पाकिस्तान को भी इन सिस्टम को सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उनके पास आर्म ड्रोन की फ्लीट मौजूद है, जो कि हमारे पास अभी तक मौजूद नहीं थे। इसी बीच भारत की तरफ से अभी जल्दी से जल्दी US से प्रेडेटर ड्रोन को भी हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है और साथ ही इजराइल से एडिशनल हेरॉन ड्रोन को खरीदने के लिए और अपने एग्जिस्टिंग हेरॉन ड्रोन्स को आर्म ड्रोन में कन्वर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। आज ANI की तरफ से दी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी इजराइल की तरफ से भारत को 4 नए हेरॉन ड्रोन को सप्लाई किया गया है, जिनको इसी साल की शुरुआती दौर में ऑर्डर किया गया था और इन 4 हेरॉन ड्रोन को इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंदर खरीदा गया था। इन ड्रोन्स की बात करें तो ये हेरॉन ड्रोन की सबसे एडवांस वेरिएंट में से एक है और ये इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के पास वर्तमान जो हेरॉन ड्रोन मौजूद है ये उनके मुकाबले काफ़ी एडवांस है। मतलब इनमें सेटकम सिस्टम मौजूद है, जिस वजह से ये लंबी दूरी तक एक ही बार में उड़ान भर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हेरॉन ड्रोन लगातार 45 आवर तक उड़ान भर सकते हैं और लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई में उड़ान भर सकते हैं। लेकिन हमारे एग्जिस्टिंग हेरॉन ड्रोन की बात करें तो उनमें सेटकम सिस्टम मौजूद नहीं है, जिस वजह से जब भी इनको बियॉन्ड द लाइन ऑपरेशन में डिप्लॉय किया जाता है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन को बनाए रखने के लिए एक ब्रिज बनाना पड़ता है। मतलब कुछ टाइम के इंटरवल में मल्टीपल ड्रोन्स को लॉन्च करना पड़ता है, जहाँ पर पहला वाला ड्रोन दूसरे ड्रोन के साथ और दूसरा वाला ड्रोन ग्राउंड स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करता है। लेकिन सेटकम सिस्टम होने की वजह से हम सीधे तौर पर कहीं से भी ड्रोन को ऑपरेट कर सकते हैं। अगला अपडेट HAL की कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम के एक सब सिस्टम को लेकर, जिसको HAL का स्यूडो सैटेलाइट कहा जा रहा है। ये ज़मीन से लगभग 70,000 फीट की ऊंचाई में उड़ान भरने वाला है और कैट्स वॉरियर सिस्टम की सभी सिस्टम इसके जरिए एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं, यानी कि सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करने वाले हैं। इस वजह से ये कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम का सबसे खास हिस्सा होने वाला है। इसको लेके अभी HAL की तरफ से बताया गया कि इसकी पहली प्रोटोटाइप को आने वाले 2 सालों के अंदर तैयार किया जाने वाला है और एक बार इसको तैयार कर लिया जाए तो उसके बाद हम आसानी से दुश्मन के एरिया में लगभग 200 किलोमीटर तक नज़र रख सकते हैं, मेनली चाइनीज़ बॉर्डर में नज़र रख सकते हैं। अभी भारत के अलावा फ्रांस और US की तरफ से भी ऐसे सैटेलाइट्स को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है और HAL की स्टेटमेंट के मुताबिक इसकी जो पहली प्रोटोटाइप होने वाले हैं ये साइज में ओरिजिनल हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम के मुकाबले 1/3 होने वाले हैं। लेकिन फिर भी इसका जो साइज होने वाला है, यानी कि विंग स्पैन होने वाला है, वो लगभग 70 फीट के आसपास होने वाला है। इसको अभी डिफेंस एप्लीकेशन के अलावा और भी कई एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि इसको डिजास्टर मैनेजमेंट या मेट्रोलॉजिकल सर्वे जैसे मिशन को करने के लिए डिप्लॉय किया जा सकता है। एक तरीके से ये एक डुअल यूज टेक्नोलॉजी भी होने वाली है। अभी अगर इसकी राइवल्स की बात करें तो अभी फ्रांस और US की तरफ से इन सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है। उनकी पेलोड कैपेसिटी लगभग 15 kg के आसपास ही सीमित है, लेकिन HAL की हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम में लगभग 30 से 35 kg तक की पेलोड को कैरी किया जा सकता है और इन सिस्टम को अभी बनाने के लिए लगभग 700 करोड़ सैंक्शन किया गया है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।